गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। बेटा आज हम नेक्स्ट चैप्टर आपका करने जा रहे हैं जिसका नाम है अधिकार। यह आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 है और इसका नाम है अधिकार या राइट्स। ठीक है बेटा, तो आज हम जानेंगे कि अधिकार क्या होता है। ठीक है, आप सभी देखते हैं कि आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर बहुत से ऐसे चीज़ों को देखते हैं, जैसे वोट डालने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, कहीं पर भी आने जाने का अधिकार है। ठीक है, कोई भी बात किसी से करने का अधिकार है, भाषण देने का अधिकार है, कोई भी व्यापार करने का अधिकार है, कोई भी वस्तु लेने का अधिकार है, कहीं पर भी आने जाने का अधिकार है, कोई भी कहीं पर भी आप बेरोक टोक आ जा सकते हैं। इस प्रकार से आप विभिन्न प्रकार के जो अधिकार आपको दिए गए हैं उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इस लेसन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि अधिकार क्या है। ठीक है, देखिए बेटा, बोसांके के अनुसार अधिकार वो हैं जिनको समाज के द्वारा मान्यता दी जाती है और राज्यों के द्वारा उसको लागू किया जाता है। ठीक है, जैसे आपके संविधान के अनुसार आपको 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है बेटा, और ये 6 मौलिक अधिकार आपको क्यों दिए गए हैं? ये 6 मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं ताकि आप का जो जीवन स्तर है वो अच्छे तरह से व्यतीत हो सके। ठीक है, और इसको लागू करने का काम कौन करता है? आपकी सरकार। सरकार कौन बनाता है? आप लोग। कैसे बनाते हैं? चुनाव में अपने प्रतिनिधि को चुनकर। और फिर वो किसके लिए काम करते हैं? आपके लिए। ठीक है, तो जो लोकतंत्रीय व्यवस्था होती है उसके अंदर एक संविधान होता है और संविधान के अंतर्गत कुछ नियमों कानून बनाए लिखे जाते हैं जिनको फॉलो करने का काम सरकार का होता है। और क्योंकि सरकार लोगों के द्वारा बनाई जाती है तो लोगों के लिए ही कानून बनाए जाते हैं और वो लोगों के लिए जो कानून है उनको लागू करने का काम कौन करता है? आपकी सरकार करती है। ठीक है, ताकि आपका जीवन जो है उच्च स्तर का हो सके। तो आपके देश में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। अधिकार 3 प्रकार के होते हैं, जैसे आपके प्राकृतिक अधिकार हो गए, फिर आपका कानूनी अधिकार हो गया, फिर आपके नैतिक अधिकार हो गए। वैसे तो आपके यहाँ पर जो संविधान के अकॉर्डिंग आपको 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? पहला, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं और उन अधिकारों के द्वारा आप कहीं पर भी आ जा सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं। कहने का अर्थ ये है कि आप स्वतंत्र हैं, आप समान हैं। समान रूप से आप धर्म जाति के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ऊंच नीच के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते। अमीर गरीब के आधार पर, रंग भेद के आधार पर, जाति के आधार पर आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अधिकार क्या हैं? अधिकार वो हैं जो आपको समाज के द्वारा दिए जाते हैं और राज्यों के द्वारा लागू किए जाते हैं। ठीक है बेटा, और ये किसने कहे हैं? बोसांके ने कहे हैं। याद रखना है आपको। अधिकार मूल रूप से हकदारी और ऐसा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध करता है कि नागरिक व्यक्ति और मनुष्य होने के नाते हम किस चीज़ के हकदार हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि हम किन चीज़ों के अधिकार हैं। प्राकृतिक अधिकार, जैसे भाई कोई भी किस प्रकार के मैं कपड़े पहनूं ना पहनूं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है, मैं कौन से धर्म को मानना चाहता हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं कौन सी भाषा बोलना चाहता हूँ, ये भी मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमारी जैसे खाना खाना है तो मेरी पसंद का है या नहीं है, वो डिसाइड करने का अधिकार किसका है? हमारा है। ठीक है, तो इसी तरह से अधिकार उन बातों का द्योतक है जिन्हें मैं और अन्य लोग सम्मान और आदर का जो जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। उदाहरण के लिए आजीविका का अधिकार सम्मानजनक जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। लाभ का रोजगार नियोजित होना व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता देता है, इसलिए यह उसकी गरिमा का एक प्रमुख कारण है।
अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में हमें अपनी प्रतिभा और रुचियों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। अधिकार हमें सृजनात्मक और मौलिक होने का मौका देता है। लेखन के क्षेत्र में, नृत्य, संगीत के क्षेत्र में या अन्य रचनात्मक क्रियाकलाप के लिए हमें स्वतंत्रता देता है। ठीक है। अधिकारों की दावेदारी का मुख्य दूसरा आधार है कि वे हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक हैं। लोगों को उनकी दक्षता और प्रतिभा विकसित करने में सहयोग देते हैं। उदाहरण के लिए, अधिकार हमारी तर्क शक्ति विकसित करने में मदद करता है, हमें उपयोगी कौशल के लिए प्रेरित करता है। शिक्षा को अनिवार्य समझा जाता है, सूझबूझ के साथ कार्य करने के लिए और कौन सा कार्य करना है उसके चयन में हमें सक्षम बनाता है। सार्वभौम अधिकार दिए गए हैं। बहरहाल, अगर कोई क्रियाकलाप हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नुकसानदायक है तो उसे अधिकार नहीं माना जा सकता। जैसे डॉक्टरी शोध ने यह प्रमाणित किया है कि रिश्तों की नशीली दवाएं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, चूँकि वे अन्य के मध्य हमारे रिश्तों पर दुष्प्रभाव डालती हैं। इसलिए हम यह दावा नहीं कर सकते कि हमें नशीले पदार्थों के सेवन करने या सुई लगाने, धूम्रपान करने का अधिकार होना चाहिए। तो इसके लिए सरकार के द्वारा इसके ऊपर बाउंडेशन लगाई गई है, बंदिश लगाई गई है। ठीक है, क्योंकि नशीले पदार्थ क्या करते हैं, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे आचरण को, हमारे रंग ढंग को बदल देते हैं, गाली गलौज करते हैं, गलत भाषा का यूज़ करते हैं। ठीक है, और हमारा स्वास्थ्य भी लगातार गिरता रहता है। इसलिए इसको कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती है, इसको कानूनी निषेध माना जाता है। फिर है कि अधिकार आते कहाँ से हैं। ठीक है, देखिए, अधिकार कुछ तो ऐसे हैं जो हमें प्रकृति रूप से या ईश्वर के द्वारा डायरेक्ट रूप में मिले हुए हैं। जैसे जन्म से ही कुछ अधिकार हैं हमें कि प्राकृतिक अधिकार हैं, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, कि हमें हमारे दादा परदादाओं के पास जो संपत्ति थी वो हमें यूं की यूं उनके बाद हमें मिल जाती है। फिर हमारे पास जीवन जीने का अधिकार है। भाई नेचुरल है, हम किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अन्य तमाम अधिकार इन बुनियादी अधिकारों से ही निकले हैं। इन अधिकारों का दावा करें या ना करें, व्यक्ति होने के नाते हमें ये प्राप्त है। फिर हमें कुछ खास अधिकार प्राप्त है जो जन्म से ही होते हैं, जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं, और कोई मानव शासक या राज्य इसे इसको हमसे छीन नहीं सकता है। ठीक है, देखिए, अधिकारों के पीछे मूल मान्यता है कि सभी लोग मनुष्य होने मात्र से कुछ चीज़ों को पाने के अधिकारी हैं। एक मानव के रूप में हर आदमी विशिष्ट और समानता का महत्व रखता है। इसका अर्थ है कि एक आंतरिक दृष्टि से सभी मनुष्य समान हैं और कोई भी व्यक्ति दूसरों का नौकर होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। सभी मनुष्य एक आंतरिक मूल्य से संपन्न होते हैं। उन्हें स्वतंत्र रहने, अपनी पूरी संभावना को साकार करने, समान अवसर मिलना चाहिए। हम इस विचार का इस्तेमाल नस्ल, जाति, धर्म, लिंग पर आधारित मौजूदा असमानताओं को चुनौती देने के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक रूप से हमें प्रकृति द्वारा ये अधिकार प्राप्त है, और जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर या रंग भेद के आधार पर भेदभाव करना ये उचित नहीं है। ठीक है, इन अधिकारों को प्राप्त करने में कुछ आंदोलन भी करने पड़े हैं, हमें बहुत सारे संकटों का सामना भी करना पड़ा है। जैसे आप दक्षिण अफ्रीका में देखते हैं, रंग भेद की जो नीति है वो कानूनी रूप दिया गया था उसको अंग्रेज़ों के द्वारा, लेकिन जो डॉक्टर नेल्सन मंडेला हैं, जिन्होंने रंग भेद के खिलाफ आवाज़ उठाई और बहुत सारे आंदोलन चलाए, इसकी एवज में उन्हें 28 साल तक जेल में भी रहना पड़ा, लेकिन बाद में उनको रिहा कर दिया गया और वो वहाँ के राष्ट्रपति भी चुने गए। तो इस तरह से उन्होंने रंग भेद का जो कानून बनाया गया था उसको विफल करने में भूमिका निभाई। ठीक है, क्योंकि ये एक जन्मजात होता है कि व्यक्ति किस कलर का है, ये हम खुद नहीं लिपापोती कर सकते हैं, ये हमारे जन्म से ही होता है। तो इसके आधार पर भेदभाव करना उचित नहीं है दूसरे लोगों के द्वारा। ठीक है, दूसरा है कि आज प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा की ज़रूरत का है। ठीक है, कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं हमारी, अगर हमें जो पर्यावरण है वो साफ़ सुथरा नहीं मिलेगा
और हवा साफ़ नहीं रहेगी तो हम सांस लेने में हमें परेशानी हो, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। अगर हमें शुद्ध जल नहीं मिलेगा, पीने के पानी का अगर साफ़ पानी नहीं मिलेगा और अगर कीटाणु रहित नहीं होगा तो हम बीमार हो जाएंगे। डायरिया, हैजा जैसी बीमारियां हो जाएंगी जिससे हमें मृत्यु जल्दी आ जाएगी। फिर दूसरा है कि युद्ध या प्राकृतिक संकट के दौरान अनेक लोग, खासकर महिलाएं, बच्चे बीमार जिन बदलावों को झेलते हैं उनके बारे में नई जागरूकता ने आजीविका के अधिकारों की मांग पैदा की है। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ हमारे अधिकार हैं जिनकी आवश्यकता है। समाज में इस तरह के भेदभाव की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसको दूर करने का काम कौन करता है? सरकारें करती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारे प्राकृतिक अधिकार हैं जो हमें प्रकृति से मिले हुए हैं और इनको लागू करने का काम कौन करता है? सरकारें करती हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें, मेरे पिता ने टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन किया था, 2 महीने से भी ज़्यादा हो गए और अभी तक कुछ नहीं हुआ। वे क्या कर सकते हैं जानते हो? अब हमारे पास आरटीआई का अधिकार है या सूचना पाने का अधिकार है। हम जान सकते हैं कि हमारे आवेदन का क्या हुआ। इस देरी का के कारण भी हम जान सकते हैं कि इतनी देर होने के पीछे क्या कारण है। हमें जवाब चाहिए। ठीक है, सेकंड, हमारा कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता। तो जैसा मैंने आपको बताया, प्राकृतिक अधिकार हो गया, अब कानूनी अधिकार पे आ गई हम। ठीक है, तो देखिए, मानवाधिकारों के दावों की नैतिक अपील चाहे जितनी हो, उनकी सफलता की डिग्री कुछ कारकों पर निर्भर है। सरकारों और कानून का समर्थन, यही कारण है कि अधिकारों की कानूनी मान्यता को इतनी अहमियत दी गई है। तो जैसे हमारे यहाँ संविधान है, संविधान के अंदर हमारे 6 मौलिक अधिकार जो लिखे गए हैं उनको लागू करने का काम किसका है? सरकारों का है, राज्यों का है, कि उनके देश में रहने वाले, उनके राज्यों में रहने वाले सभी व्यक्ति समान हों, सभी को स्वतंत्रता प्राप्त हो, कोई भी धर्म अपनाए इसकी छूट उन्हें प्राप्त हो, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार उनको प्राप्त हो। ठीक है, पीने का स्वच्छ जल उनको उपलब्ध हो, मूलभूत सुविधाएं उनको उपलब्ध हो। ये सारे काम कौन देखता है? सरकारें देखती हैं। समझ में आया? तो इस तरह से हमारे दावों को मिलने वाली कानूनी और संवैधानिक मान्यता इतनी महत्वपूर्ण होती है कि बहुत से सिद्धांतकार अधिकार को ऐसे दावों के रूप में परिभाषित करते हैं जिन्हें राज्य ने मान्य किया हो। कानूनी मान्यता से यकीनन हमारे अधिकारों को समाज में एक खास दर्जा मिलता है, लेकिन कानूनी मान्यता के आधार पर किसी अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आगे का हम कल करेंगे बेटा। इससे मेरे साथ बने रहें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।